नमस्कार। मैं नीरज थिंकर आप सभी का शून्यकाल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर लाइव आए हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनका नाम है फैयाज अहमद फैजी। ये लेखक भी है, अनुवादक भी है और सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक है। तो स्वागत है सर आपका फैयाज जी इस कार्यक्रम जी में। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। फैयाज जी पिछले कई दशकों से देश के सबसे वंचित समुदाय पासमानदा के उत्पीड़न और अधिकारों के ऊपर बात करते रहते हैं। ये विभिन्न लेखों के माध्यम से उनकी बात को बुलंद करते हैं और वीडियो वार्तालाप के माध्यम से भी और अन्य तमाम मंचों के माध्यम से ये पसमानदा समुदाय के अधिकारों की बात को मंचों पर उठाते रहते हैं। ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं और आज हम इनसे मुसलमानों में जाति और उनके विभिन्न आयामों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप आपका बहुत दिल से आपके चैनल का शून्यकाल और आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के सबसे वंचित समुदाय पसमानदा समुदाय और मुसलमानों में जो जातिवाद है उस पे चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ की संख्या वाले बहुसंख्यक समाज का जो हिस्सा है, हम अल्पसंख्यक नहीं कहते हैं, पसमानदा की ओर से, पसमानदा आंदोलन की ओर से और अपने व्यक्तिगत तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सर पहला सवाल यही उठता है मेरे मन में कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें तमाम तरह की जो है परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। जो खासकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है जाति का, जिस पर जी बहुत लोग बात करते हैं तो कुछ लोग एक तबका ये वो भी है जो इस पर बात करने से इनकार करता है। तो क्या मुसलमानों में भी जातिगत भेदभाव है? अगर है तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या इसमें इस्लाम का कोई लेना देना है या ये फिर केवल एक धर्म परिवर्तन के स्वरूप पैदा हुई एक जो है ये एक समस्या है? जी सर। जी बिल्कुल आपने सही बताया। जातिवाद है, जात पात, ऊंच नीच मुस्लिम समाज में मैं कहता हूं वैसे नहीं है जैसे हिंदू समाज में है, बल्कि हिंदू समाज से भी बुरी हालत और खराब स्थिति में मुस्लिम समाज में जातिवाद है। और इसके लिए जो आपने दो पॉइंट बताए, जो बिंदु आपने बताया कि क्या धर्म परिवर्तन के कारण या भारतीय परिवेश और समाज के कारण इसमें इस तरह की जातिवाद है या फिर इस्लाम का कुछ लेना देना है, तो दोनों बातें सच हैं। और एक तो पहले जो मुस्लिम विमर्श के नाम पे इस देश की मुख्य धारा में जो विमर्श चलता है वो अशराफ का विमर्श है। उसमें पसमानदा विमर्श कहीं आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है। तो वो क्या करते हैं, अशराफ वर्ग जो है, जो बाहर से आई हुई जातियां हैं जिन्होंने इस देश पे शासन किया है, जो एलीट क्लास है, जो शासक वर्ग है, वो संख्या उनकी बहुत कम है, लेकिन वो मुस्लिम नाम पे सारा विमर्श, अशराफ का विमर्श चलता रहता है। तो वो इस बात को कंसीडर ही नहीं करते हैं कि हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव है। आप देखेंगे इवन मस्जिदें, कब्रिस्तान तो आपको हर शहर में जातिगत मिल जाएंगी, मस्जिदें भी आपको जाति आधारित बहुत मिल जाएंगी। नटों की मस्जिद, धोबी की मस्जिद, भटवा की मस्जिद, कसाईयों की मस्जिद, इस तरह से आपको आमतौर से मिल जाएंगे, उसमें कोई है। लेकिन हम वो मुख्य धारा की मीडिया में सामाजिक आंदोलनों के सामने, जो है सामाजिक न्याय के आंदोलनों के सामने, कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने, या जो भी जितने लेफ्ट राइट सेंटर जो भी विमर्श इस देश के अंदर मुख्य धारा में वो आने नहीं देता है। वो सिरे से इनकार कर देता है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच जात पात नहीं है। कुछ थोड़े लोग कंसिडर अगर करते भी हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में तो बहुत पाक साफ है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, हिंदू समाज को देख के हमारे अंदर जाति पात थोड़ी सी है। जबकि ये भी एक आरोप लगाता है वो। आप देखेंगे तो इस्लाम में सैद्धांतिक रूप से आपको बहुत सी किताबें फिक्र में, फतवे में, हदीस में आपको मिल जाएगी जो बताती है कि हाँ ये जातियां ऊंची होती हैं, ये जातियां नीची होती हैं, इसका विवाह इससे नहीं हो सकता है, खलीफा कुरैश जनजाति से ही होगा। इस तरह की आम आपको टेक्स्टेड मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों बातें सच हैं।
जी, इस्लाम का पूरा रोल है। और देखेंगे जितनी फ़िक़्ह की किताबें जो देश के बाहर लिखी गई हैं, जिनका ब्राह्मणों से कोई लेना-देना नहीं, हिंदू समाज से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन ये अशराफ 2 बहुत बड़े आरोप पसमानदा पे लगाता है। एक वो कहता है कि पसमानदा चूँकि देशज है, इंडिजिनस है, मूलवासी है, तो वो जब कन्वर्ट हुआ है तो ये बुराई जातवाद की अपने साथ लाके इस्लाम को दूषित कर दिया है। और दूसरा जो कि मुस्लिम और जो अपर क्लास मुसलमान का है अशराफ, उसके अंदर जो थोड़ी-सी इस तरह की नस्लवाद देखने को, तो उसका भी इल्ज़ाम वो आरोप वो भारतीयों पे लगाता है, भारतीय जनमानस पे, या जिसको एक शब्द में आप हिंदू कह लीजिए कि इनको देखा-देखी हमारे समाज में ये चीज़ें आ गई, वरना हमारे यहाँ नहीं। जबकि आप देखेंगे कि इस्लाम का पहला खलीफा की जो नियुक्ति है, वो जनजातीय आधार पे होती कि नहीं, इसी विशेष जनजाति का आदमी ही खलीफा होगा। तो ये बिल्कुल मिथक बनाने की कोशिश की गई। जी, नीरज जी। जी, तो हम देखते हैं कि जो आजादी से पूर्व है और या फिर उसके बाद भी, आजादी के बाद भी जो अशराफ जो तबका है, उसने पसमानदा जो मुसलमानों का है जो विकास और उनकी राजनीति को अपने तरीके से डालने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो भी एक नया पर्सपेक्टिव खड़ा किया है, वो अपने सुविधा अनुसार खड़ा किया है? बिल्कुल सच बात है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और पहले सवाल के जवाब में मैं एक बात कहना भूल गया था कि जी, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है, इस्लामी समता सच के आईने। तो उस आर्टिकल में मैं चाहूँगा कि आप उसका लिंक जो है शेयर कर दें अपने जी, चैनल हम पे। शेयर कर लोग देंगे। उस बात को थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी, क्योंकि 40-50 मिनट की बात में पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती। दूसरी जो जी, बात आपने की, इससे भी संबंधित एक मेरा लेख है, इस मुस्लिम तुष्टीकरण अतीत और वर्तमान का सच नाम से, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण का सच क्या है? तो आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए, जब अशराफ शासक था इस देश के अंदर, तो उसने ज़बरदस्त दोहन किया है। जो तथाकथित जो इनके शब्दावली में जो है रज़ील और कमीन जिसको कहते हैं, देखिए कमीना एक शब्द है। ये सब शब्द जो है आपको इस्लामिक राइटिंग में और अशराफ की राइटिंग में आम तौर से मिलेंगे। सैयद ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, जितने भी अशराफ उलमा है सबकी राइटिंग में अरजाल, अजलाफ, अशराफ इस तरह की भाषा आपको मिलेगी। और एक अरबी अजमी भी मिलेगा आपको। वो अजमी हमें कहते हैं, अजम के शाब्दिक अर्थ होता है गूंगा के, वो भारतीयों को गूंगा समझते हैं। तो एक जी, इस तरह का इनका क्लासिफिकेशन है और बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों का ये चयन करते हैं भारतीयों के लिए या पसमानदा के लिए। तो आप पूरे अशराफ शासन काल में भी बलबन कहता था कि मैं जब नीच जाति के लोगों को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। फिर अकबर के शासन काल में आप देखेंगे कि उसने शासनादेश दिया था कि मछुआरे और कसाई जो है, जो बूचर हैं, जो मीट का कारोबार करते हैं, वो बस्ती से बाहर बसाया जाए, और जो कोई भी इनसे मेल जोल करेगा उसके ऊपर जुर्माने लगाएंगे। अकबर ने आईन अकबरी में लिखा है कि सजाएं जो है जातिगत थी, यानी उच्च वर्ग का आदमी किसी निम्न वर्ग के गाली देता है तो उसको उसको जो सजा मिलेगी, और एक बराबर का देता है, या फिर निम्न वर्ग का आदमी जो उच्च वर्ग को गाली देता है तो उसको 12 दिरहम है तो ये 50% हो जाता है, फिर लोअर कास्ट का 25% हो जाता है। इसका पसमानदा डेमोक्रेसी पे हमारा एक वीडियो है, अशराफ शासन काल, उसमें बात डिटेल में आई है। और अब आखिरी जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसने भी एक स्पेशल फोर्स बनाने का जब रिकमेंडेशन दिया तो उसमें वो कहा कि इसमें सिर्फ से एक सैयद मुगल पठान रखे जाएंगे। वो भारतीयों को इस लायक नहीं समझते थे। तो अशराफ शासन काल में ये खुलेआम भेदभाव था। और उसके बाद जब अंग्रेज आए हैं और अशराफ को लगा है कि उनकी सत्ता वर्चस्व खिसक रही है, तो फिर इन्होंने जो है अपने सत्ता वर्चस्व की रिस्टोरेशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट, यानी सत्ता वर्चस्व को बचाए रखना, बनाए रखने के लिए इन लोगों ने ट्यूनेशन थ्योरी, सेपरेट इलेक्टोरेट और अंग्रेजों से विरोध का, अंग्रेजों के साथ का पक्ष विपक्ष हमेशा अशराफ मेंटेन रखता है। उसमें पसमानदा की कोई बात ही नहीं थी। जब इन्होंने शासनादेश इस तरह के निकालेंगे तो वो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम करेंगे? पसमानदा को इस धोखे में, अच्छा, उसी के साथ साथ इन्होंने पसमानदा को धोखे में रखा धर्म और धार्मिक एकता की नीति में, कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक सुख दुख है। लेकिन उसके विरोध में देखेंगे मुस्लिम शासन काल में बाबा कबीर से पसमानदा आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। और आप जाएंगे अंग्रेजों के शासन काल में तो बंगाल में एक बड़ा फराइजी आंदोलन था शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में। उनके बाद उनके पुत्र दादू उसको लेके चले, फिर उनके पुत्र नोआ उसको लेके चले। फिर उसके बाद आसिम बिहारी 1890 में पैदा होते हैं। आसिम बिहारी एक बड़ा सा आंदोलन, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन, इसीलिए हम उसको प्रथम पसमानदा आंदोलन कहते हैं, क्योंकि बहुत ही सांगठनिक वो था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे था। बर्मा से लेके श्रीलंका
और नेपाल तक में भूभाग में फैला हुआ था। और उसने अशराफ के ट्यूनेशन थ्योरी, सेपरेट इलेक्टोरेट और जो ये और जातिगत जो भेदभाव था, शरीफ अरजाल और इस तरह का, उसके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा किया और बहुत ही कामयाब मूवमेंट था। और आप देखेंगे कि देश के विभाजन में सबसे मुखर जो आवाज थी आसिम बिहारी के नेतृत्व में, उनके प्रथम पसमानदा आंदोलन जमीयतुल मोमिनीन की थी। और ये लेकिन बहुत सी चीजें आप देखेंगे, इवन कम्युनिस्ट आंदोलन तक भी बंटवारे के फेवर में आ गए, लेकिन आसिम बिहारी अंतिम दम तक बंटवारे के खिलाफ लड़ते। तो एक हमारा प्रतिरोध का इतिहास रहा है और अशराफ का अपने सत्ता वर्चस्व करने का रहा है। उसके बाद जब बंटवारे के बाद आप देखेंगे कि फिर इन लोगों ने अपने सत्ता वर्चस्व के लिए, मुस्लिम लीग खत्म हो गई तो प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा जो पहले से चल रही थी उस सबको रीस्टेब्लिश करके, सारे इनके, चाहे इनके धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, एनजीओज हो, अल्पसंख्यक नाम पे जितनी संस्थाएं हैं, वो सब इनके सत्ता, अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने का ही काम करती हैं। आप देखेंगे, मैं एक पटना का एग्जाम्पल दूंगा। पटना में जब मुस्लिम लीग से 1946 के इलेक्शन में सैयद साहब जीतते हैं, उसके विरोध में जो प्रथम पसमानदा आंदोलन आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था, उसका कैंडिडेट हार जाता है। वो इलेक्शन की एक अलग कहानी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लेकिन जब देश आजाद होते, देश जो है बंटवारा के बाद जब भारत एक राष्ट्र बनता है, तो फिर उसी पटना सदर की सीट से फिर उसी सैयद साहब को कांग्रेस टिकट देती है और फिर वो एमएलए बन जाते हैं। तो अशराफ इस तरह से अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण रखता है। वो पाकिस्तान भी ले लिया, उसको कश्मीर भी चाहिए, भारत में भी जो ये कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ की जो पार्टी है, उसमें भी ये मंत्री बने हुए हैं सैयद साहब, जो कहते हैं कि हम आले रसूल हैं। जब आप आले रसूल है, हमको समझाते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और आले रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम घर वाले हैं, उसमें बैठ के आप क्या कर रहे हैं। तो ये खुलेआम है, पसमानदा आंदोलन इसको काउंटर कर रहा है। ऐसा नहीं है, हमारा एक इतिहास है, कबीर से लेके आसिम बिहारी से लेके शब्बीर अंसारी, अली अनवर, एजाज अली और वकार हवारी और हाजी निसार तक का वो एक अभी जो करंट में चल रहा है, वो एक सिलसिला आता है। लेकिन चूंकि मुख्य धारा की मीडिया इसको इग्नोर करती है, या अशराफ उसको इस तरह से समझा ले जाता है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, तो वो उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। मैं शून्यकाल का धन्यवाद दूंगा कि उसने कम से कम आपके माध्यम से ये विमर्श जो है मुख्य धारा में पहुंचेगा, लोग इस पे बात करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। जरूर जी। तो फैज जी, हम आपसे हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि क्या ये जो पसमानदा है, ये किन ग्रुपों को मिलकर ये बनता है? क्योंकि हम चूंकि 1-2% हो चुके हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हमें पसमानदा का पूरा एक थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं, तो ये किन ग्रुप्स को मिलकर बनता है और इनका क्या एक थोड़ा संक्षिप्त में इतिहास थोड़ा बता। देखिए, अगर संवैधानिक भाषा की बात करें तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी बात करें तो इन्हीं जातियों से, जो ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में जो जातियां, उनसे जो धर्मांतरित करके कालांतर में किन्हीं कारणों से मुस्लिम धर्मावलंबी हुए हैं, उन्हीं को हम पसमानदा कहते हैं। तो अगर आप पसमानदा एक शब्द कहें, ये तो लेट 90s में ये शब्द आया, उससे पहले मोमिन नाम से और जितने छोटे छोटे पसमानदा के संगठन थे आसिम बिहारी के नेतृत्व में, उन्हीं के इंस्पायरेशन में बहुत से जातिगत, जैसे जमीयतुल राइन जो सब्जी बेचने वाले, या कुंजर कहते हैं या कुजड़ा कहते हैं, उनका संगठन था। जमीयतुल हवारीन जो धोबी लोगों का था, जमीयतुल कुरैश जो बूचर कसाई लोगों का था, जमीयतुल मोमिनीन जो ज्यादातर लीड कर रहे थे बुनकर, इस तरह से था। तो लेट 90s में पसमानदा शब्द है। तो पसमानदा एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम जो ओबीसी वर्ग के जो कन्वर्टेड हैं, या शेड्यूल ट्राइब है, या शेड्यूल ट्राइब है, उसको हम रखते हैं। तो आप ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं कि आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सामूहिक रूप से जो मुस्लिम धर्मावलंबी आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो पसमानदा कहे जाते हैं। जी जी जी। तो भैया जी, अगला सवाल मेरा यही है कि क्या जो भारतीय मुसलमान है, उनमें मौजूद जो रूढ़िवादिता है, वो किस तरह से उत्पन्न हुई, और ये जाति के प्रश्न को बार बार क्यों नकारती चली आ रही है? क्या इसके पीछे क्या कारण है? जब आप भी कह रहे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, मैं वो पसमानदा वाली बात में एक लाइन और जोड़ दूं। अशराफ की जो क्लासिफिकेशन है, अशराफ, अजलाफ और अरजाल की है। तो मैं थोड़ा सा इन तीनों शब्दों पे भी चर्चा कर दूं, क्योंकि बार बार आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें भी ये शब्दावली आती है। अशराफ उलमा और अशराफ बुद्धिजीवियों की जितनी राइटिंग पढ़ेंगे, उसमें ये बातें आती हैं। तो एक तो शरीफ का बहुवचन अशराफ होता है, शुरफा होता है, ये दोनों बहुवचन चलते हैं। और शरीफ का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च और सभ्य के होता है।
दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई अजलाफ की, जो जिल्फ शब्द का बहुवचन है, जिल्फ के माने होते हैं असभ्य के। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बाई अरजाल की, अरजाल रजील शब्द का बहुवचन है, रजील के माने होते हैं तुच्छ के, नीच के। तो पसमानदा आंदोलन अजलाफ और अरजाल की जो अंतर्गत जो जातियां हैं, जिसको ओबीसी एससी एसटी कहते हैं, इसको एक सामूहिक रूप से पसमानदा कह के उस पर हम काम करते हैं। जी, दूसरा आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, एक बार सवाल रिपीट कर दें कि क्यों इग्नोर किया जाता है। जी सर, जी, कि जो भारतीय मुसलमान है उनमें जो मौजूद रूढ़िवादिता है, ये किस तरह से उत्पन्न हुई और ये जाति के प्रश्न को बार बार नकारती हुई क्यों चली आ रही, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए रूढ़िवादिता जो है इस देश में सांप्रदायिकता के जनक अशराफ रहे। जब तक उनका शासन प्रशासन चलता रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो हिंदू मुस्लिम करके वो अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करते, इसीलिए पूरी रूढ़िवादी अंधविश्वास इस्लाम के नाम पे उन लोगों ने समाज के अंदर फैलाया। और देखेंगे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता है। मुस्लिम लीग पहले बनती है, हिंदू महासभा आरएसएस बाद में बनती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले खुलता है, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, बीएचयू बाद में आता है। तो आज भी देखेंगे अशराफ सबसे ज्यादा, आप देखेंगे आजकल भाईजान एक शेरवानी पहन के घूम रहे हैं चारों पूरे देश में, पूरे मतलब ओल्ड सिटी हैदराबाद में मुसलमानों का जो कहते हैं अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए हैं, पूरे देश में उनको मुसलमानों की चिंता हो गई है। इस पे हमारा एक अलग से डिबेट किया जा सकता है मुस्लिम सांप्रदायिकता पे। तो और अशराफ इसीलिए सांप्रदायिकता की हवा हमेशा हमेशा उस आग पे हवा देता रहता है सांप्रदायिकता की, इसीलिए पसमानदा को उसने कट्टर बना के रखा है। पसमानदा चूंकि उसका मिलिशिया बना रहे, उसका सेवक गुलाम बना रहे, तो उसमें कट्टरता डालते हैं धार्मिक अंधविश्वास के नाम पे। इस्लाम के जितने सेक्ट हैं, जितने संप्रदाय हैं, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, नजदी, सबके लीडर अशराफ होते हैं। तो वहां से भी वो पसमानदा के हमारे महासचिव वकार साहब कहते हैं कि वो अशराफ जो है हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो वो धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवाद, आप देखेंगे कि हिंदू समाज ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है, चाहे वो राजा राम मोहन राय, आप किसी की विचारधारा से मतभेद कर सकते हैं, लेकिन आप एक देखें कि हिंदू समाज ने जातिवाद को भी लेके, सामाजिक सुधारों को भी लेके बड़ा प्रोग्रेसिव रहा है और उसने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस बात को लिखा है सामाजिक निष्क्रियता के नाम से। तो ये एकदम निष्क्रिय समाज है, एकदम एक गड्ढे में जैसे पानी रुका रहता है उसमें और जो रुका हुआ पानी और गंदा होता है, इस तरह के भारतीय समाज है। और इसके लिए एक ही वर्ग जिम्मेदार है, वो मुस्लिम शासक वर्ग जो बाहर से आया हुआ है, जिसको खुद को अशराफ कहता है, वो जिम्मेदार है। वो चाहता है कि ये पानी इसी तरह इकट्ठा रहे, गंदा पड़ता रहे, ताकि वो अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करे। इसीलिए वो जाति के प्रश्न को, सामाजिक सुधार के प्रश्न को कभी नहीं लेता है। बस जज्बाती और भावनात्मक मुद्दे में ये हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाते हैं। जब मैं हिंदू कहता है तो उसमें पिछड़े, आदिवासी और दलित सबको मार के कहता हूँ, क्योंकि जब बात उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही तो समझने के लिए इस तरह से बात मैं कह रहा हूँ। तो वो किसी को एड्रेस नहीं हो, जज्बाती भावनाओं भड़काता है। बाबरी मस्जिद, उर्दू, मैं भोजपुरी बोलने वाला हूँ, अवधी मैथिली बोलने वाले, तेलुगु तमिल बोलने वाला कहता है कि मेरी भाषा उर्दू है, बंगाली बोलने वाला कहता है मेरी भाषा उर्दू। तो उर्दू बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के जज्बाती मुद्दों को हवा देकर इसी पे दिन रात मारा पीटी ये करते हैं अशराफ। और वो सीधा सीधा मुस्लिम संप्रदाय के इर्द गिर्द पूरे अशराफ की सत्ता वर्चस्व बने जा रहा है। अब देखिए अशराफ करता क्या है, अशराफ का मेन उद्देश्य अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करना है, जिसके लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए भी आएगा। कभी वो आरक्षण का विरोधी हो जाता है, कभी वो आरक्षण का पक्षधर हो जाता है। आप देखेंगे अशराफ एक और काम करता है, हिंदू के अंदर, समाज के अंदर जो जातिवादी, उसमें उसको बड़ी दिलचस्पी होती है। आप जितने दलित संगठन देखेंगे, जितने बहुजन संघ, सब जगह भाईजान शेरवानी पहन के बैठे हुए हैं, उनको बड़ी चिंता है। जमीयतुल उलमा जो है बड़ी एक पार्टी है जो एक थाली में दलितों के साथ बैठ के खाने का प्रोग्राम करती है, और ये दिन भर मुस्लिम के नाम पे रोना रोते, लेकिन इनको अपने मुस्लिम धर्म का नट, धोबी, मेहतर, भक्को, मिरासी, कंजड़, गोरकन नहीं दिखाई देता। उसके साथ ये ईद में सेवई खाने नहीं जाते हैं, थाली का प्रोग्राम हिंदू दलितों के साथ करते हैं। तो ये एक बेवकूफ बनाना। देखिए मैं हमेशा कहता हूं अपने बहुजन आंदोलन के साथियों से, सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथियों से, कि अगर आप न चेते और अशराफ को प्रशय देते रहे, इनको बढ़ावा देते रहे, तो आपका वही हाल होगा जो जोगिंदरनाथ मंडल का हुआ था, जिसको मुस्लिम लीग ने चूस के फेंक दिया। और एक दलितों का इतना बड़ा नेतृत्व, मैं समझता हूँ कि
अंबेडकर से बड़ा भी वो दलितों का नेतृत्व था, जिसके पॉलिटिकल ऑरा अंबेडकर से बड़ा था। अंबेडकर तो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे और उनको उस तरह का प्रिविलेज भी हासिल था, वायसराय के साथ उठते बैठते थे। ये सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मैं देखता हूँ इसको। तो वो एक बड़ा जो है थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं वीडियो ऑफ कर दिया। मैं मेरी जी आवाज जी आ रही है? नहीं हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो उसमें जोगीनाथ मंडल का एक इतना बड़ा नेतृत्व ये खा गए बिल्कुल। और फिर आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो फिर भारत में उस तरह से अपने को फिर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए जिस तरह से वो पहले काम कर रहे थे। और न सिर्फ जोगींद्र नाथ मंडल का, बल्कि एक सामाजिक न्याय के आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो है बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर न चेते बहुजन आंदोलन के लोग, सामाजिक न्याय के लोग, तो ये बहुजन आंदोलन का भी जोगींद्र नाथ मंडल कर देंगे ये। तो ये पहली चीज। तो एक अशराफ वर्ग ने अपने सत्ता वर्चस्व के निर्धारण के लिए सारी कुछ किया है। हमें ये बात समझना है कि ये कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। देखिए, किसी की नीयत का पता, मैं एक हदीस पढ़ना चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अन मालो बिन्नियत, कि अगर किसी की नीयत का दारोमदार उसके किसी के अमल का दारोमदार उसकी नीयत में, यानी आदमी जो काम करता है उसका इंटेंशन कैसा, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो आप अशराफ का इंटेंशन सिर्फ एक है कि इस देश के अंदर उसका सत्ता वर्चस्व का निर्धारण होता है, इसीलिए उसने पाकिस्तान भी बनवाया। कश्मीर का जितना आतंकवादी संगठन देखेंगे सब अशराफ चलाते हैं, इस्लामिक फिरके जितने आप देखेंगे संप्रदाय सब अशराफ चलाते हैं। तो ये, और हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर अशराफ करता रहता है, तो ये बिल्कुल सर्वविदित है। दिक्कत ये है कि हमारे जो तथाकथित सामाजिक आंदोलन, बहुजन आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन और सेकुलर लोग हैं तथाकथित, लंबी लंबी बाबरी मस्जिद पे आर्टिकल लिखते हैं, एनआरसी पे आर्टिकल लिखते हैं, लंबा लंबा कश्मीर मुद्दे पे लिखेंगे, लेकिन उसी कश्मीर में वो शेख बिरादरी के जो सफाई कर्मी है, जो झाड़ू पोछा करने वाले, वो नहीं दिखाई देते हैं। कश्मीर में जो जातिगत ढांचा है मुसलमानों का, वो नहीं दिखाई देता है। कभी कभी मुसलमानों की रोजी रोटी, सामाजिक बराबरी, इस पे कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, आप बुद्धिजीवियों की तरफ से, तथाकथित सेकुलर लोगों की तरफ से। जी। जी जी तो हाँ, अब एक सेकंड। तो पसमानदा हाँ आंदोलन इसीलिए जो है इसको काउंटर कर रहा है, और आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि बात दूर तक जाएगी। जी 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 जरूर जरूर। बात जब हम इस पे चर्चा करेंगे तभी लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि पासमानदा जो मूवमेंट है ये कैसा है और ये कितना बड़ा। तो जी आप जैसा अभी बता रहे थे कि जो ये सेकुलरिज्म वाले जो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, ये इन्होंने किस तरीके से इसको पूरी तरीके से जो है डाइवर्जन करने का काम किया है पसमंदा आंदोलन को। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भारतीय जो सेकुलरिज्म है और इस पर आधारित जो राजनीति है, जैसे कि गंगा जमुनी तहजीब है, जो जी इसमें किस तरीके से पसमंदा जो प्रतिनिधित्व है उसको प्रभावित किया। जी। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हैं, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी पसमानदा विमर्श को सामने लाने का काम कर रहा है। तो मैं इस तरह के सवाल के लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, जो जी जी गंगा जमुनी आभार। तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब आप समझिए, जैसे उर्दू, बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भावनात्मक मुद्दे हैं, अशराफ का एक टूल है अपने सत्ता वर्चस्व के निर्धारण के लिए, वैसे ही गंगा जमुनी तहजीब भी अशराफ की अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करने का एक टूल है, और इसमें कुछ नहीं। ये हिंदू मुस्लिम एकता, देखिए सर सैयद को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े वो पैरोकार थे, एकदम झूठ बात है। जबकि सर सैयद की राइटिंग्स, उनकी स्पीचेज आप देखेंगे तो एकदम वो इसके खिलाफ थे, ट्रू नेशन थ्योरी के तो संस्थापक थे। तो इनकी गंगा जमुनी तहजीब वो संगम से, कि भाई जैसे हम देखिए, अशराफ का एक कल्चर है जो बाहर से आया हुआ है, लेकिन जो पसमानदा है वो देशज है, इंडिजिनस है, तो उसका कल्चर यही भारतीय कल्चर है। वो बंगाली बोलने वाला है, तमिल तेलुगु बोलने वाला है, उसकी भाषा, वेशभूषा, भाषा कुछ अशराफ से नहीं मिलता। इवन पसमानदा का धर्म, पसमानदा का इस्लाम, अशराफ का इस्लाम बिल्कुल अलग अलग है। इस्लाम, अशराफ का इस्लाम जो है वो जिहाद वाला और घोड़े पे बैठ के आना और तलवार वाला, जबकि पसमानदा जो है, जो जब धर्म इस्लाम धर्म में आता है तो नमाज, रोजा और जो इबादत वाला है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उस पर करता है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारा, जब इस देश की 90% कुल मुस्लिम आबादी का 90% पसमानदा है, उसकी सभ्यता संस्कृति इस देश की सभ्यता संस्कृति है। बुरका और निकाब अशराफ का है, हमारी औरतें खेत में काम करने वाली हैं, मजदूरी करने वाली हैं,
हमारी औरतें जो हैं बुनकर की औरतें बुनकर के साथ काम करती है, सब्जी बेचने वाली की औरतें सब्जी बेचने के साथ, दर्जी की औरतें दर्जी के साथ। तो पर्दा प्रथा तो हमारे नहीं था, ये तो अशराफीकरण होने की वजह से निकाब हमारे यहाँ आया। तो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो ये जो आप स्पेशली देखेंगे तो जो सवर्ण और जो अशराफ है, ये उन्होंने देखिए, इसीलिए आप देखेंगे कि गंगा जमनी तहजीब का राग सबसे ज्यादा अशराफ अलापता है, और उसके इधर सवर्ण लोग अपनाते हैं कि भाई वो शेरवानी पहन के आ गए, ईद में सेवई खा रहे हैं, लेकिन ये कभी अपने धर्मावलंबी नट धोबी मेहतर भंगी के ईद में सेवई खाने नहीं जाते हैं। तो गंगा जमनी एक बिल्कुल टूल है, और उसका भेद खुलना चाहिए। इस पे हम बार बार कह भी रहे हैं, पसमानदा आंदोलन इस पे आवाज आ रहा है। तो सभ्यता संस्कृति इस देश का जो भारतीय जनमानस है, उसको बहुजन कह लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समाज के हिस्सा नहीं, हम बहुसंख्यक समाज के हिस्सा है, हम बहुजन समाज है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति असराफ से बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये गंगा जमनी तहजीब भी वो सभ्यताओं का संगम टाइप का वो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो सिर्फ वो अपने सत्ता वर्चस्व की निदान, जब समझ में आता है गंगा जमनी तहजीब लेके चले आते हैं, जब समझ में आता है ट्यूनेशन थ्योरी लेके चले आते हैं। जी नीरज जी। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी दर्शक अभी हमारी चर्चा में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस चर्चा के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जिसमें जिन भी साथियों को पसमानदा आंदोलन या इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है या प्रश्न है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम फयाज जी से उन सवालों को भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हम, जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से जो है ये अशराफ है या फिर अपर कास्ट मुस्लिम है या फिर अन्य और भी अपर कास्ट समुदाय है जो भारत में, वो जो पिछड़े हैं या दलित हैं या निचले समुदाय के लोग हैं, उनको हाईजेक करते हैं या उनका यूटिलाइज करते हैं अपने अपने तरीकों से। तो अगला सवाल ये भी है कि हर आंदोलन के कोई न कोई आदर्श होते हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंटी कास्ट मूवमेंट के एक आदर्श है। उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है या मैकेनिज्म है, उसको सबसे ज्यादा सेकन किया है, उसको झकझोरा है। तो ये जो इस तरह के जो ऐतिहासिक तौर पर, क्या पसमानदा आंदोलन में ऐसा कोई आदर्श है जो न केवल सिर्फ जाति पर बात करे, बल्कि इसके अंदर धर्म के अंदर मौजूद तमाम तरह की रूढ़िवादिताएं या फिर जो और भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको उजागर करे या उनके खिलाफ बोले? जी फैज। हाँ, नहीं देखिए, जहां तक आइकन्स की बात है, तो सबसे बड़ा आइकन तो हमारे बाबा कबीर हैं, जिन्होंने उस समय इस बात को समझा, और उन्होंने वेद किताब करके लिखा है कि वो जानते थे कि सारा जो जातिवाद का सिस्टम है इस्लाम का, वो फिक्र की किताबों में है, हदीस में भी बहुत से हदीस का एक चक्कर ये कि हदीस में दोनों तरह के आपको हदीस अशराफ ने लिखा है, एक जातिवाद के विरोध में और एक जातिवाद के पक्ष में। तो मेरा आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे इस्लामिक समता सच के आईने में, मैंने दोनों हदीसों का उद्धरण किया है। तो इसीलिए बाबा कबीर ने लिखा है वेद किताब, किताब कहेंगे किताब से, जो इस्लामिक फिक्र किताब है। तो बाबा कबीर पहली आवाज थी जिन्होंने मुस्लिम समाज में इस्लामिक टाइप ऑफ जो कास्टिज्म चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाया। बाबा कबीर ने बहुत मुखर होके उसकी बात किया है। और आप देखेंगे कि जो है बाबा कबीर ने एक लंबे समय तक, इसीलिए वो सिकंदर लोदी से उसको सजा भी दिलवाई गई। जितने उस वक्त जो शासक वर्ग था मुसलमानों का, जब सिकंदर लोदी बनारस आया था, तो उसने कहा कि भाई देखिए ये है उल्टी सीधी बातें कहता है। अच्छा, चूंकि बाबा कबीर इस देशस्थ थे, तो उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी बात किया है, और उसी लैंग्वेज, उसी भाषा, उसी वेशभूषा, न सिर्फ कबीर की वेशभूषा बल्कि उनकी भाषा भी बिल्कुल आप देखेंगे भारतीय सभ्यता संस्कृति जिसको आप कह लीजिए उससे मैच करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक इस तरह का आदमी है। तो सिकंदर लोदी ने उनको सजा दिया कि इसको देश निकाला दे दिया जाए, बनारस से बाहर उनको भेज दिया जाए। बनारस से बाहर, चूंकि देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं जो सामाजिक समाज के लिए कुछ करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। कबीर को जब जो सजा मिली, तो कबीर ने उस आपदा को अवसर की तरह, उस सजा को अवसर की तरह यूज किया, और जहां जहां गए वहां वहां लोगों को जागृत किया। तो बाबा कबीर से हमारा इतिहास शुरू होता है, जो इस्लाम और मुसलमान और अशराफ के अगेंस्ट जो है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, तुर्क कहा है। वो एकदम स्पष्ट थे, जैसे आज हम अशराफ कहते हैं। तो उनकी जो समझ थी, समाज की जो समझ थी,
तो समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो तुर्क कहता था, क्योंकि ज्यादातर उस वक्त तुर्क जातियां ही शासन करती थी, मुगलों से पहले की बात है। इसीलिए बाबा कबीर ने जो चूंकि भारतीय समाज इस बात को समझे, इसीलिए कहते हैं तुर्कन को तुर्क और तुर्क करके लिखा है, और उन्होंने जो है मुस्लिम करके बहुत कम लिखा है, क्योंकि पसमानदा भी तो मुस्लिम होता है। उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह का आंदोलन आप देखेंगे, फराइजी आंदोलन जो था पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की पूरे उस वक्त बंगाल पार्टीशन नहीं हुआ था, और बहुत बड़े भूभाग पे जो खास तौर से जो फराइजी आंदोलन, जिससे बाबा कबीर का आंदोलन दोनों इस देश के अंदर जो भी दबा कुचला था, जिसको आप बहुजन कह लेते हैं या पसमानदा कह लेते हैं, उनको साथ लेके था। उसी तरह फराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में जो चला, दादू उनके पुत्र थे जो बाद में उसको लेके चले, तो उनका भी जो पीजेंट्स जो थे, किसान थे, मजदूर थे, जो बुनकर थे, बुनकरी आप देखेंगे, बुनकरी एक पेशा है, भारत का बहुत बड़ा पेशा रहा है, और उसने मैनचेस्टर के कपड़ों को मात दिया है। इसमें सारे धर्म के लोग थे, ताती बोले जाते थे बंगाल में, कोरी बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश, एमपी में, नॉर्थ इंडिया में, फिर साउथ इंडिया में कुछ और बोले जाते हैं। उसमें से एक बड़ा वर्ग जो है इस्लाम धर्म कबूल करता है, जिसको अशराफ ने जुलाहा कहा। तो कबीर ने अपने को कोरी भी लिखा है, जुलाहा भी लिखा है, और कमीना भी लिखा है। ये इस्लामिक जो फिक्र की किताबों में आप देखेंगे, इसीलिए वेद किताब दोनों को उसने क्रिटिसाइज किया है। तो हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन ने भी वही काम किया जो बाबा कबीर कर रहे थे, और ये एक आंदोलन था पूरा, और कहीं कहीं तो ये सशस्त्र भी हुआ। फराजी आंदोलन ने कहीं कहीं सशस्त्र भी, और फराजी आंदोलन दो बड़ी जगह लड़ा। वो तो एक अंग्रेजों से लड़ा, दूसरा जो एलीट क्लास था मुसलमानों का, अशराफ, उसके साथ, और उस इलाके में जो वैद्य और जो हिंदू समाज से जो बड़ी जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ भी उसका रेजिस्टेंस था। तो पूरा एक बहुजन पसमानदा को लेके, देखिए कोई भी इस तरह की बात करता है तो जो पीड़ित की लड़ाई जब लड़ता है तो जितने पीड़ित होते हैं उसके नीचे आ जाते हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे। आज पसमानदा आंदोलन जय भीम जय मीम के नारे के अगेंस्ट में जय भीम जय पसमानदा का नारा देता है। तो यही है कि दोनों जो पीड़ित है उसको आके जातिवाद की इस शरीयतुल्लाह के बाद उनके लड़के दादू मियाँ लेके चलते हैं, फिर नोआ लेके चलते हैं। उसके बाद जो है फिर आसिम बिहारी का नेतृत्व आता है। आसिम बिहारी एक बड़े आइकन है। तो अगर आप आइकन्स की बात करेंगे तो बाबा कबीर, हाजी शरीयतुल्लाह, आसिम बिहारी, उसके बाद जमीयतुल मोमिनीन के संगठन में अब्दुल करीम अंसारी का नाम आता है, जो शासन सत्ता में भागीदार भी रहे। नूर साहब का नाम आता है। फिर उसके बाद शब्बीर अंसारी महाराष्ट्र में मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और जिस तरह से भारत के बंटवारे के विरोध में 40,000 की भीड़ आसिम बिहारी ने इकट्ठी करवाई थी पार्लियामेंट के हाउस के सामने, उसी का नमूना 1996 में जो है मंडल कमीशन और महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी की जातियों में पसमानदा को आरक्षण के लिए 30,000 की भीड़ इकट्ठा किया था दिल्ली में। मालवंकर ये कौन सा हॉल था, मुझे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो शब्बीर अंसारी, उसके बाद फिर आप बिहार की पृष्ठभूमि से एजाज अली आते हैं। एजाज अली के बाद से फिर अली अनवर आते हैं, जो पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से पसमानदा टर्म वहीं से आता है, अली अनवर उसको लेके आते हैं। और आज भी आप देखेंगे आंदोलन तकरीबन 2 दर्जन जो है संगठन पसमानदा के कार्य कर रहे हैं, छोटे मोटे। चूंकि हमको उस तरह से संसाधन नहीं है, आप जानते हैं दबे कुचले के आंदोलन, उस तरह से हमें सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 दर्जन से ज्यादा संगठन है जो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अशराफ के सत्ता, अशराफ की जो हेजेमनी है, जो जातिवाद है और जो उत्पीड़न है, उसके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो अभी भी, और इसी का नतीजा है कि आप बुला के बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है। जी जी जी। तो क्या जी, हमने लगभग पसमानदा समुदाय के ऊपर अतीत से लेकर वर्तमान में चल रहे तमाम आंदोलनों के ऊपर बात की। इसमें हमने ऐतिहासिक जो आंदोलन हुए उन पर भी बात की, तो वर्तमान में क्या क्या आंदोलन चल रहे हैं और किस रूप में है, इसके ऊपर भी बात की। ये बहुत ही सार्थक चर्चा रही फयाज जी। और अभी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के जो सवाल है, उनके कुछ क्वेरीज हैं, उनको हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करें ताकि आप उनका जवाब दे सकें। तो मैं कुछ एक सवाल जो है देखूंगा, अगर कोई सवाल होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी जी जी, स्वागत है सवालों का। और दर्शकों से दरख्वास्त है कि वो अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हमारी जो चर्चा है अभी खत्म होने वाली है, उससे पहले पहले हम इन सवालों को यहाँ पर उठा सकें। तो पहला है मयूर कुड़कुले जी, हमें पूछते हैं कि क्या मतलब हाउ पसमानदा मूवमेंट विल रिजोल्व जेंडर डिस्पैरिटी स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया वेयर अशराफ कंट्रोल्स द पॉलिटिक्स एंड कल्चर। तो मयूर कुड़कुले जी का सवाल है। जी जी बोले।
जी जी तो मयूर कुरुकुले जी का सवाल है, मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं जो हिंदी माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ, कि जो पसमंदा आंदोलन है, क्या ये पसमंदा आंदोलन जो है ये लैंगिक जो भिन्नता है या भेदभाव है उसको खत्म करने में या उसको हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत में क्या ये हो पाएगा, जहां पर ज्यादातर अशरफ जो है इसको पॉलिटिक्स और जो कल्चर है, राजनीति और जो संस्कृति है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो जी भैया जी। बिल्कुल। जहाँ तक जेंडर इक्वलिटी का सवाल है, तो देखिए हम तो लड़ ही रहे हैं इक्वलिटी के लिए, हमारी समानता की तो लड़ाई है। और आप देखेंगे पसमानदा महिलाएं अपने पसमानदा पुरुषों के साथ सदियों से कांधे से कांधा मिला के परिवार चलाती हैं, कोई नई बात नहीं है। अशराफ क्या नहीं मिलेंगे, अशराफ की औरतें मैं समझता हूँ पूरे विश्व में अशराफ की महिलाओं की तरह किसी को प्रिविलेज हासिल नहीं, ये आप समझ लीजिए। आप उनका कल्चर ही अलग है, और आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा संपन्नता है, उनकी सुख सुविधा संपन्नता से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी औरत जाड़े में, सुख में, दुख में, बाजार में, खेत में, बुनकर के साथ जो उसका बुनने वाला वो होता है, बराबर की भागीदारी है। तो हमारे यहाँ तो जेंडर इक्वलिटी रही है, और ये भारतीय समाज का है। आप बहुजन में भी देखेंगे वहां पे जो है, जो भी कामगर शिल्पकार जातियां हैं, जैसे पसमानदा कुम्हार है तो उसकी औरत भी बैठ के मिट्टी बना रही है ताकि बर्तन अच्छे बन सके, अलाव दे रही है। तो ये शुरू से रहा है, जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ रही है। इसको जो है अब बस, अब मुख्य धारा में जब आएंगे तो जहाँ शिक्षा की बात है, जहाँ राजनीतिक भागीदारी की बात है, जहाँ सामाजिक समानता की बात है या आर्थिक की बात है, तो उसमें आप देखेंगे कि पसमानदा शिल्पकार होता है, काम से जुड़ा हुआ, तो देश की जीडीपी में उसका एक बड़ा योगदान है जिसको अशराफ कंसिडर नहीं होने देता। देखिए मुख्य धारा में अशराफी है और वो लोगों को समझा ले जाता है, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत है, वो इस विमर्श को उठने नहीं देता है। तो जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ रही है, और जब हम मुख्य धारा की तरफ आएंगे और समाज में एक अपलिफ्ट का जब कार्यक्रम होगा तो हम अपने कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा और जेंडर इक्वलिटी के साथ तो आएंगे ही, तो इसको बड़ी बात नहीं है। तो ये पहले से है, उसको और अच्छे से रिस्टेब्लिश कर लेंगे। जी भैया जी, हम जी एक सवाल और है, एक तात्विक करके कोई है, उन्होंने सवाल भेजा है कि पसमंदा आंदोलन कैसे भारत में कम्युनलिज्म को खत्म कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए इनका जो ढोंग है, गंगा जमुनी तहजीब जिस पे हम लोगों ने बात किया, तो वो तो ढोंग है, वो अपने सत्ता बच्चों के निर्धारण के लिए करते। देखिए सांप्रदायिकता का जनक अशराफ है, वो सांप्रदायिकता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। पसमानदा आंदोलन सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ट्रू नेशन थ्योरी के खिलाफ हमारा एक अच्छा आंदोलन था। हमने मुस्लिम लीग को 1946 के इलेक्शन में पटखनी भी दिया है हमारे समाज ने, पसमानदा समाज ने, जिस पसमानदा समाज को वोट देने का उस तरह से अधिकार नहीं था जिस तरह से अशराफ वर्ग को वोट देने का अधिकार था। वरना अगर हमें आज की तरह वोट देने का अधिकार हुआ होता तो हमने 100% धूल चटा दी होती मुस्लिम लीग उनकी ट्रू नेशन थ्योरी को। लेकिन अगर बिहार के इलेक्शन की आप बात करेंगे तो 40 सीट में मोमिन कॉन्फ्रेंस जो थी जमात मोमिनीन नासिम बिहारी के नेतृत्व से 6-7 सीट जीती थी और 11 जगह सेकेंड पोल किया था। सरदार पटेल ने इस बात को समझा, इस पावर को। तो हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए या मालगुजारी या इनकम टैक्स देता हो, तो वो उसकी पसमानदा गरीब था तो उसके पास हाई स्कूल पढ़े कम लोग थे उस समय, फिर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हुआ। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ करें तो हमारा तो वजूद ही एंटी संप्रदाय, वो कहते कि एंटी कम्युनलिज्म पे हम बेस्ड है। और हम अगर जब अपलिफ्टमेंट की बात होगी, जातिवाद, और जब ये खत्म होगी, समानता आएगी, तो ये इसी को ढकने के लिए अशराफ मुस्लिम तुष्टिकरण, वो मुस्लिम तुष्टिकरण कराने के लिए, प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता, उर्दू, इस्लाम खतरे में, जब ये एमएलए एमएनसी बन जाते हैं, जब ये राज्यसभा चले जाते हैं तो इस्लाम इनका बच जाता है। तो इनका इस्लाम हमारा इस्लाम भी अलग अलग है, इसलिए हम इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं। मसूद आलम फलाही से लेकर मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी और मौलाना अब्दुल हक कासमी साहब ने भी किताब लिखी है, जो बहुत कष्ट होता है मुझे कहते कि अभी तक हम उसको छपवा नहीं पाए हैं संसाधन की कमी की वजह से। मैं चाहता हूँ कि उर्दू में लिखी किताब हिंदी में भी इसके साथ में है। तो सांप्रदायिक पसमानदा आंदोलन जितना ही मजबूत होगा, मुस्लिम सांप्रदायिकता उतनी ही कमजोर होगी। एकदम ये एक दूसरे के जो है व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको कहते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगर पसमानदा आंदोलन सप्रेस होता है तो मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी, अगर पसमानदा आंदोलन ऊपर जाता है तो मुस्लिम सांप्रदायिकता घटेगी। जी जी जी, बहुत ही बेहतरीन। हम यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या जो ये अशराफवाद है, इसको हाँ, अशराफवाद कह रहे हैं, एक हमारे दर्शक है जी वो कह रहे हैं कि अशराफवाद है,
और ब्राह्मणवाद है, क्या ये दोनों एक ही है या इनमें कोई फर्क है, और फर्क है तो किस प्रकार का फर्क है? देखिए, मैं इस पे मैंने मेरा एक स्टेटमेंट है, मैंने ट्वीट भी किया था, कई जगह कहा है कि ब्राह्मणवाद जो है अशराफवाद के सामने 12 साल का बच्चा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मजबूत कौन है। तो ब्राह्मणवाद पे बहुत काम हुआ है, इस देश के अंदर काम चल रहा है, लोग इसको समझ बूझ रहे हैं, उस पे काम भी हुआ है। हिंदू जो है जातिवाद पे काम भी हुआ है। इवन आप ऐसे भी ब्राह्मण देखेंगे जो हिंदू जातिवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको जंगलों में ब्राह्मण मिल जाएंगे जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसा अशराफ नहीं दिखेगा, काम करना तो दूर की बात है, जो ये कहे कि हाँ, इस्लाम में मुसलमानों में कास्टिज्म है और ये बुराई दूर होनी चाहिए किसी पब्लिक प्लेस पे, या जो इवन जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में जो अशराफ है, जो हिंदू कास्टिज्म की दिन भर बात करता है, उससे पूछ लीजिए कि आप अपने कास्ट, आपने नट धोबी मेहतर भंगी के लिए क्या कर रहे हो, तो उसकी झिग्गी बन जाएंगी, शेरवानी लपेट के भागते नजर आएंगे वो। तो ये अशराफवाद बहुत मजबूत है। आपने कोई ऐसा ब्राह्मण देखा है जो सऊदी अरब में जाके बिजनेस टाइकून बन गया हो, अरब कंट्रीज में जाके, या वहां के शासन प्रशासन में भागीदार हो, लेकिन वहां के सारे सैयद यहाँ आके मिनिस्टर बने हुए, इवन भाजपा में भी बने हुए। तो मजबूत कौन है? तो समानता तो वो होती है ना, बुराई तो समानता है ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशराफवाद के सामने ब्राह्मणवाद 12 साल का बच्चा है। उसका तो भेद खुल गया ब्राह्मणवाद का, लेकिन अशराफवाद का भेद नहीं खुला है। अभी शेरवानी देख के, लंबी टोपी देख के, गोरा चिट्टा देख के लोग हाथ बढ़ा के मुसाफा करने लगते हैं, हाथ चूमने लगते हैं, भाईजान आइए, भाईजान बैठिए। तो यही अभी चल रहा है देश के अंदर। पसमानदा आंदोलन चूंकि कमजोर है, छोटे कदम है, लेकिन हमारा हौसला बड़ा है और हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये मिथक टूट जाएगा, और आप जैसे मीडिया के लोग जब इस बात को लेके आएंगे, भारतीय समाज में जब इस विमर्श को, इस पर चर्चा होगी, तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो अशराफवाद बहुत मजबूत है, ब्राह्मणवाद उसके सामने कुछ नहीं है। जी 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 भैया जी, तो अभी फिलहाल कोई सवाल ऐसा नहीं उठा रहा है जी और नहीं पूछ रहा, तो हम मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि किस तरीके से जो एक मुसलमान है वो जो हिंदुओं में जाकर वहां की जो ब्राह्मणवाद है या फिर वहां जातिवाद, जो मौजूदा जातिवाद है या अस्पृश्यता है और भी छुआछूत जैसी समस्याएं हैं, उनके ऊपर बेबाकी से बात करता है और उनको मतलब तरीके से उसका विरोध भी करता है, बहुत ही प्रखर तरीके से। लेकिन वही जब बात आती है कि हमारे आपने कहा एक जगह पे कि किस तरीके से वो टोपी और दाढ़ी वालों को सराहता है, उनको मतलब अप्रेज करता है, तो ये किस तरीके की जो ये दोगलापन हम इसे कहेंगे या ये क्या है, आप हमें थोड़ा बताएं। जैसे ट्रू नेशन थ्री है, उसी तरह इनकी दो रुखा हमेशा रहता है, पक्ष विपक्ष दोनों मेंटेन रखते हैं। वो मैंने कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए कहा था कि कम्युनिस्ट आंदोलन में आप देखेंगे, अगर कोई टीका लगा के या जनेऊ पहन के या फिर कंठीमाला पहन के चला गया, तो वो उसको मतलब उसको अपमानित करने लगते, ये क्या है, धर्म अफीम है ये। लेकिन जब वही टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के कोई पहुंचता है, तो वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। तो ये एक इस तरह का अशराफ तुष्टिकरण वो करते हैं। तो देखिए, ये एकदम खुली चीज है। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमानों के जातिगत विभेद को या पसमानदा को, या पसमानदा आदिवासी, मैं मुस्लिम शब्द नहीं यूज करना चाहता हूँ, पसमानदा आदिवासी है, पसमानदा दलित है, पसमानदा पिछड़ा है, अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा नहीं, आप अपने घर से बाहर निकलिए आपको दिखाई देगा। हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, कंसिडर नहीं करना चाहिए, या अशराफ हमको इस तरह से समझा ले गया है कि हमारे यहाँ बुराई नहीं है। तो ये हिंदू जातिवाद के खिलाफ बहुत काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं। अब उनकी आप स्पीचेस सुन लेंगे तो बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। बामन विश्राम जैसे लोग इंप्रेस हुए हैं, बड़े बड़े नाम है, मायावती इंप्रेस हुई पड़ी है, मुलायम सिंह मुल्ला जी इंप्रेस हुए पड़े हुए हैं। तो ये तो गांधी जी से खिलाफत आंदोलन लड़वा रहे थे, खलीफा कहाँ और गांधी जी कहाँ। तो ये बहुत कन्विंसिंग पावर है, शासक वर्ग रहा है, उसका एक औरा है। और हम चूंकि दमित रहे हैं, कमजोर रहे हैं, दबे कुचले रहे हैं, फिर भी हम इनके विरुद्ध खड़े हैं। ये वैसे ही है जैसे गली मोहल्ले में खेलने वाला क्रिकेट की टीम जो है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट बल्ला लेकर कि नहीं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। तो ये हमारा हौसला है। ये भारत एक अच्छा देश है और यहाँ पे सामाजिक न्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध में हमेशा आवाज उठती रही है, समाज सुधार का कार्यक्रम चलता रहा है। तो यहाँ भी वो चीज आएगी, बस एक बार भारतीय जनमानस इस पे चर्चा करने लगे। तो ये जो आप पूछ रहे थे, तो ये एक ढोंग है, और आपस इनकी नीयत पकड़े रहिए। आदमी की जैसी नीयत होती है उसी तरह उसका क्रियाकलाप होता है। उसकी नीयत है कि अपना सच्चा वर्चस्व बना रहे, किसी के लिए वो दलितों को साथ लेता है, जय भीम का नारा देता है। वरना आप देखेंगे कि ओवैसी ने जो इलेक्शन जीता है, तो जितने भीम वाले खड़े थे सब हार गए, जितने मीम वाले थे सब जीत गए। प्रकाश अंबेडकर का भी वही हश्र हुआ
कि वो एक भी सीट नहीं जीते और भाई दलितों से वोट ले लेते हैं, दलितों को वोट देते नहीं है। ये इसको समझना, हमने कहा ना कि बहुजन आंदोलन अगर नहीं जीतेगी तो उसका हश्र जोगींद्रनाथ मंडल हो जाएगा बहुजन आंदोलन का। जी जी नीरज जी। मेरी आवाज मिल रही है नीरज जी? हाँ जी। जी एक हमारे एक और दर्शक है, उनका सवाल है कि क्या ये जो मेन स्ट्रीम जो है, ये मेन स्ट्रीम जो कास्टिज्म है, उसमें ये मदरसा कल्चर का कोई रोल है या उनकी कोई भूमिका है क्या मदरसा कल्चर? देखिए, पसमानदा की शिक्षा पे एक अलग से आप डिबेट कराएं, मदरसा पे एक अलग से डिबेट कराएं। मैं सारांश के तौर पे आपको बताता हूँ हाँ हाँ। कि जैसे और अशराफ के टूल हैं, धर्म और धार्मिक एकता की नीति है, इस्लाम खतरे में, उसी तरह मदरसा भी इनका है। मदरसे में भी पूरा अशराफवाद चलता है। मदरसे में कहीं आपको इस्लाम, मेरा एक स्टेटमेंट है कि मदरसे में इस्लाम है ही नहीं है। जिस इस्लाम की एडवोकेसी पसमानदा करता है कि मदरसे में देखेंगे नस्लवाद पूरा है, वो मरेंगे तो उनका मोहतमिम उनका लड़का होगा, भले ही वो एकदम नौजवान हो। इस संगठनों में भी यही हाल है। जमीयतुल उलमा हिंद संगठन देख लीजिए, तबलीगी जमात देख लीजिए। अब तबलीगी जमात दो हिस्से में बट गई तो परिवार के लोग आपस में झगड़ा हो गए कि हम अमीर बनेंगे, हम अमीर बनेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद दो भागों में टूट गए। एक का अध्यक्ष चचा है, एक का अध्यक्ष जो है एक चचा के पास है, एक भतीजे के पास है। वो आपस में जब इसी जमीयतुल उलमा हिंद हिंद का प्रेसिडेंट एक पसमानदा जब बनता है, उसको इन लोगों ने काम करने नहीं दिया, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी को, और उनको निकाल दिया। इसी तबलीगी जमात का अध्यक्ष जब एक तेली जाति का मौलाना रहमतुल्लाह मेरठी बनते हैं तो उनको नहीं चलने दिया गया, हटा दिया गया कि, और उसको इतिहास में वो लिखते भी नहीं है अपने यहाँ, उसको बातचीत में एक खुला भेदभाव है, ऐसा नहीं। तो मदरसे में भी जब मदरसे में पढ़ के सदर सुदूर बनते थे, कमिश्नर का कमिश्नर जो सर सैयद थे, या और भी जो मदरसे में पढ़ के जो है जब शासन प्रशासन में भागीदारी मिलती थी अशराफ शासन काल, उस वक्त इन लोगों ने मदरसे में पसमानदा को घुसने नहीं दिया। अब चूंकि मदरसा में पढ़ के 1,500-2,000 का मौलवी तैयार होता है तो पसमानदा को पढ़ाते। अच्छा, हाफिज बनाने पे जोर है पसमानदा को, कुरान को तोते की तरह याद कर लेना। आलिम खुद बनते हैं, इसीलिए पसमानदा में हाफिज ज्यादा मिलेंगे, आलिम जो व्याख्या करे इस्लाम की कम मिलेंगे। तो ये अपने सत्ता बरचस को मुसलमानों की भीड़ दिखाई दे तो मदरसा के लिए मारा ये जज्बाती मुद्दा बना। हमने कहा ना, इनका एक काम है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। तो कभी मदरसा लेके आएंगे, कभी उर्दू लेके आएंगे। तो मदरसा शिक्षा से देखिए कुछ ना कुछ पसमानदा, चूंकि गरीब है, स्कूल उसके इलाके में नहीं है, तो उसी मदरसे में पढ़ के मसूद आलम फलाई पैदा होते हैं, उसी मदरसे में पढ़ के मौलाना अब्दुल हक कासमी पैदा हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हम वहां से वेटेज ले लेते हैं। ये अलग बात है कि पसमानदा मदरसों में पढ़ के कुछ ना कुछ फायदा, भाई उर्दू ही पढ़ लेता है तो कम से कम उसको पढ़ने की तमीज हो जाती है। मदरसों में चूंकि बोर्डिंग होता है और फ्री में एजुकेशन मिल जाता है तो कुछ पढ़ना लिखना पसमानदा कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला है। लेकिन अशराफ की नियत पसमानदा को एजुकेट करने की नहीं है, मिलिशिया बना के रखने की, अपने सेवक बना के रखी, इसी में एक टूल की तरह मदरसा का यूज करते हैं। एक अलग बात है कि भारत आजाद है और यहाँ भारतीय संविधान है, जिसकी वजह से मदरसों पे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखता है, माइनॉरिटी के संस्थाओं पे उसका प्रभाव दिखता है। इसलिए देखिए अलीगढ़ में इसलिए थोड़ा सा मदरसों से फायदा मिला है, हम इससे नहीं कहते हैं। और मदरसा चूंकि गली गली में है और पसमानदा गरीब होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, मदरसे पढ़ता है। अभी देखिए कि मैं एक मोमिन जो कॉन्फ्रेंस था आसिम बिहारी के नेतृत्व में चला था, उसके एक बड़े नेता थे 1936 या 38 में जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, उसमें एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, नूर साहब। तो मोहम्मद नूर को मदरसे में नहीं घुसने दिया गया। उस इलाके में मदरसे थे नहीं, तो एक पंडित पंचलाल झा ने उनको पढ़ाया। फिर वहां से पढ़ के वो 8वीं में पढ़ने के लिए दरभंगा की तरफ जाते हैं। तो जब मदरसे का था, मदरसे में पढ़ कुछ होता था तो पढ़ने देते थे। अब कहते हैं कि चलो मदरसे में पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं हाफिज कुरान बनिए, दीन का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। ये हमेशा धर्म और धार्मिक एकता की नीति में लाकर पसमानदा को शिकार करते हैं ताकि पसमानदा इसका मिलिशिया बनेगा। लेकिन मदरसे का एक फायदा ये हो जाता है कि इसी बहाने में पसमानदा उसमें जो गरीब है, कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है, वहां पे जाके वो कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। फिर वहीं से मसूद आलम फलाई पैदा हो जाते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी राइज ऑफ नेशन, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उसी देवबंद से पढ़ के मौलाना अब्दुल हक कासमी पैदा हो जाते हैं, जो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं देवबंदी उलमा को, और किताब भी लिखते हैं। तो इसका एक फायदा है, लेकिन इनकी कभी नियत नहीं रही है हमें एजुकेट करने की। जी जी फैज जी, ये चूंकि ये विमर्श बहुत बड़ा है। और एक बात मैं और कह दूं, मदरसे से जो हमारा आलिम पढ़ के, पसमानदा आलिम पढ़ के निकलता है, उसको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जगह नहीं देते हैं। और मदरसे से जो हमारा आलिम पढ़ के लिखता है, 1,500-2,000 में इमाम बनता है किसी मस्जिद मदरसे में,
और इनका जो लड़का मदरसे से पढ़ता है वो मोहतमीम बनता है, मदरसे की बागडोर संभालता है, जमीयतुल उलमा हिंद चलाता है, तबलीगी जमात चलाता है, तो और शासन प्रशासन में भागीदार बनता है वो आलिम बन के, और हमारा आलिम जो है 1,500-2 हजार का मौलवी बन जाता है। जी 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 नीरज। भैया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। क्योंकि ये जो विषय है, ये विमर्श है, ये बहुत बड़ा है। पसमानदा आंदोलन की चर्चा अगर हम बहुत दिनों तक भी करते रहे तो भी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि हालांकि इस पर बातें इतनी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये विमर्श तो आखिरकार बड़ा ही है, तो इस पर हम कभी और अलग अलग जो टॉपिक है या फिर विषय हैं पसमानदा आंदोलन से जुड़े हुए, या इस्लाम में पसमानदा समुदाय की भूमिका है, उस पर हम आगे भी इस तरीके की चर्चाओं का आयोजन करते रहेंगे। तो एक आखिरी सवाल फयाज जी आपसे है कि हमारे जो एक नवीन नारायण जी है, उन्होंने एक सवाल साझा किया है कि क्या जो आर्जर और अजलफ है वो क्या दलित जैसे ही जागरूक हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्या ये दलित को सहसाथी मानते हैं? जी फयाज जी। जी देखिए, असल शब्द अर्जाल और अजलाफ है, वो बहुवचन है जिल्फ और रजील का। तो जागरूकता तो हो रही है, पसमानदा नाम से हम काम कर रहे हैं, और बहुत से हमने बताया बहुत से संगठन है और हो रही, जाहिर सी बात है हमारा दुख सुख जब एक है तो हम समझेंगे ही। लेकिन एक बड़ा दुख है कि बहुजन आंदोलन की तरफ से एकता की बात उस तरह से नहीं हो रही है। और पसमानदा आंदोलन तो बाजाब्ता हमने नारा दिया है, जय पसमानदा, जय भीम, जय पसमानदा। हालांकि जय भीम का नारा व्यक्ति विशेष का नारा है, हमारा नारा हमने जय आसिम, जय भीम जय आसिम नहीं कहा, जय आसिम बिहारी नहीं कहा, हमने जय भीम जय पसमानदा कहा। लेकिन एक हम उससे कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं, जय भीम में वो एक विचारधारा की बात को हम लेके चलते हैं। तो लेकिन इस तरह का कोई बहुजन समाज जो बड़ा समाज है, जिसके कम से कम 100 से ज्यादा एमपी होने ही होने हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए होने ही होने हैं, नगर पालिका और ग्राम प्रधानों में बहुत होने वाले, लेकिन एक बड़ा समाज है और वो उसका विमर्श आ गया है, वो लड़ाई लड़ भी रहा है और कुछ न कुछ उसने अचीवमेंट भी किया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पसमानदा दलित है उनकी हालत बहुत खराब है, एमएलए एमपी छोड़ दीजिए, कहीं जो है नगर पालिका का मेंबर तक आपको नहीं मिलेगा, सभासद तक नहीं मिलेगा, भूख से ग्रसित है, टेंट लगा के रहता है, नट धोबी महावत भक्को मेहतर आप देखेंगे समाज के बाहर ये टेंट लगा के रहते हैं। जो भक्को जाति देख लीजिए, हमारे एक एक्टिविस्ट हैं अयूब, डॉक्टर अयूब रायनी साहब इस पे काम करे, उन्होंने 2 किताबें लिखी मुस्लिम दलित नाम से, उसमें दलित जातियों का जिक्र किया है। तो ये जिम्मेदारी बनती है बड़े भाई की कि वो उसको लेके आए। लेकिन पसमानदा आंदोलनों की तरफ से तो हमेशा बहुजन एकता की बात होती है, लेकिन बहुजन आंदोलन में देखता हूँ कि अशराफ तुष्टिकरण करके अशराफ को ही जगह देते हैं, इक्का दुक्का लोग टेबल टॉक करते हैं। जो बामसेफ है, बामसेफ का जो दूसरा धड़ा है जिसमें एसी दास जी हैं, मनीषा बांगर जी हैं और बोरकर जी हैं, उन्होंने उनका एक एमएनटी न्यूज है, उस पर उन्होंने लगातार पसमानदा विमर्श को जगह दे रहे हैं, हम जैसे पसमानदा एक्टिविस्टों को बुला भी रहे हैं। और लेकिन उस तरह से कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से हाथ नहीं पकड़ रहा है। तो एकता की बात पसमानदा की तरफ से तो है, बहुजन की तरफ से उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से होने का हक है। जी जी भैया जी, ये चर्चा अभी शुरू हुई है तो खैर अभी मतलब बहुजन आंदोलन की तरफ से भी आ, कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं आएगी, और इस आपका जो ये मूवमेंट है पसमानदा आंदोलन, इसमें वो सहभागी होंगे। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास भी है कि ये जो आंदोलन है पसमानदा आंदोलन, ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, और जो विमर्श पैदा इस आंदोलन ने किया है वो आगे जाकर एक बड़ी शकल के रूप में आएगा। तो फयाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस चर्चा में हमसे जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की, हमारे दर्शकों को साझा की, उनके सवाल भी आपने लिए और उनका बहुत ही बेबाकी से जवाब भी दिया। तो हाँ, आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं आपके साथ शून्यकाल के माध्यम से आयोजित करते रहेंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो मैंने कहा जी बहुजन की तरफ से, एक बहुजन का न्यूज पोर्टल है राउंड टेबल इंडिया, उसने भी हमारे बहुत से आर्टिकल छापे और वो पसमानदा विमर्श को जगह दे रहे हैं। तो वो उनका भी एक नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा, और आपका मैं हृदय से पसमानदा पूरी समाज की ओर से, पसमानदा आंदोलनों की ओर से आपका शून्यकाल का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें चर्चा के लिए बुलाया, और आपके माध्यम से बात दूर तक जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।